साउंड क्लियर है या नहीं आप लोगों के लिए? सादा बात, अगर आप लोगों को साउंड क्लियर हो तो आप एक बार बता देना। ओके, मोस्ट वेलकम। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। कल आपने देखा था टाइड एंड एब्स, ज्वार या भाटा, और आज आप टॉपिक का नाम लिखोगे इंटीरियर ऑफ द अर्थ या पृथ्वी की आंतरिक संरचना। पृथ्वी की आंतरिक संरचना। पृथ्वी की आंतरिक संरचना या इंटीरियर ऑफ अर्थ अगर पृथ्वी की आंतरिक संरचना की बात करें तो डायरेक्ट क्वेश्चन ये पूछ रहा होता है कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना की जानकारी हमें किस चीज से प्राप्त होती है। तो सिर्फ दो सोर्स हैं जिससे आप ये पता कर सकते हो कि पृथ्वी के अंदर क्या होना चाहिए। कंफर्म, अगर पृथ्वी के अंदर की बात करें तो सपोज करो ये पृथ्वी की सतह होगी जिस पर आप खड़े हो। कंफर्म, अगर मैं सिर्फ पृथ्वी के केंद्र की बात करूं, इस सतह से अगर आपको केंद्र तक आना है तो 6370 किलोमीटर। सिर्फ केंद्र तक जाने के लिए कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी? 6370 जो एनसीईआरटी लिखे। जैसे सीटेट देने जा रहे हो, इसीलिए रेगुलर हर क्लास में कहता हूं एनसीईआरटी प्रेफरेंस करो। जैसे कोई बुक उठाओगे, अटेंडम किसी ने कुछ भी लिख दिया, एनसीईआरटी जो लिख दे आप उस पर दावा करने की हालत में रहोगे कि सर अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी मैंने जवाब दिया है। तो अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी और अकॉर्डिंग टू मार्क एंड जेफरसन, तो मार्क और जेफरसन की लिखी हुई बुक ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में चलती है। तो जो लेवल के लोग जैसे भी आपको पढ़ना हो तो मार्क जेफरसन की बुक प्रेफरेंस डाल सकते हो या एनसीईआरटी की बुक। तो अगर इतने अंदर गहराई की बात करें तो देखो पृथ्वी की आंतरिक संरचना का मतलब कि अगर मैं इस पृथ्वी को एज ए फुटबॉल यूं लूं, ठीक, अगर मैंने एज ए फुटबॉल यूं ले रखा है पृथ्वी को, क्लियर सी बात समझ में आई? तो अगर इसके अंदर क्या है मुझे ये बात पता करनी हो तो प्रोसेस क्या दिखाई देता है? आप खुदाई करना शुरू करो। कितने तक हम खुदाई करके पता कर सकते हैं उसकी मजबूरी होगी। अगर ये पृथ्वी की सतह है तो मैंने बताया केंद्र तक पहुंचोगे तो 6370 किलोमीटर। कंफर्म, हर 32 मीटर नीचे जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ेगा। कितना बढ़ रहा होगा? जैसे 32 मीटर नीचे गए 1 डिग्री सेल्सियस, फिर 32 मीटर 2 डिग्री सेल्सियस, फिर 32 मीटर 3 डिग्री सेल्सियस। लगातार अगर तापमान बढ़ता जा रहा है तो आप धरती की सतह की खुदाई करोगे किस चीज से? लोहे की रॉड से। अगर लोहे की रॉड से आप खुदाई करोगे तो एक के बाद एक रॉड जोड़ना शुरू करोगे, यही करोगे या नहीं? जैसे एक के बाद एक रॉड जोड़ोगे तो देखना भार बढ़ा है या नहीं? कंफर्म, और ये रॉड गर्म भी होना शुरू हो जाए। जब गर्म होगी तो यहां जो आपने क्लंपिंग कर रखी है ये छूट कर रॉड गिर सकती है या नहीं? ज्यादा गहराई तक पहुंच भी गए तो ये रॉड पिघल जाएगी। जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो किसी भी मेटल का आयतन बढ़ जाता है तो ये रॉड तो अपने आप निकलकर इससे बाहर गिर जाएगी। तो डिगिंग प्रोसेस या खुदाई के द्वारा पृथ्वी की आंतरिक संरचना की जानकारी तो नहीं निकाली जा सकती। कंफर्म, जैसे अगर इंसान के आंतरिक संरचना की जानकारी निकालनी हो कि कौन सी हड्डी टूटी है तो डॉक्टर ये तो नहीं करता कि चलो खुदाई करूं, हटाकर सब देखूं कि कौन सी हड्डी टूट गई, तो हड्डी से तो कम नुकसान हुआ, खुदाई से ज्यादा नुकसान हो गया। कंफर्म, तो डॉक्टर एक्सरे का इस्तेमाल करता है या नहीं? एक्सरे से पता चल जाता है क्या हुआ। तो इसी तरीके जब धरती के आंतरिक संरचना की बात करें तो दो ऐसे सोर्स हैं या स्रोत जिनके माध्यम से हमें यह पता चलता है कि पृथ्वी के अंदर क्या है। तो उन दो सोर्सेस के नाम देखें। तो जो दो सोर्सेस आपको दिखाई दे रहे हैं, तो पृथ्वी के आंतरिक संरचना की जानकारी एक तो हमें मिलेगी भूकंप से या अर्थक्वेक। किस चीज से? अर्थक्वेक या भूकंप। दूसरा शब्द देखें ज्वालामुखी। या वॉल्काउंस। कंफर्म, या तो हमें वॉल्केनो से जानकारी मिल रही है या अर्थक्वेक से। तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में जानकारी हमें कितने स्रोत से प्राप्त हुई? 2। इसका मतलब पहले ये चैप्टर हमें पता होना चाहिए,
उसके बाद ये चैप्टर हमें पता होना चाहिए, उसके बाद हम इसे एक्सप्लेन कर सकते हैं या नहीं, कंफर्म। तो एक लाइन में क्या लिख सकते हैं, पृथ्वी के आंतरिक संरचना की जानकारी हमें भूकंप एवं ज्वालामुखी से प्राप्त होती है। तो हम चैप्टर का नाम फिर क्या लिख लेंगे, भूकंप। उसके बाद कौन सा चैप्टर करेंगे, ज्वालामुखी। उसके बाद कौन सा चैप्टर करेंगे, पृथ्वी की आंतरिक संरचना। कंफर्म, लाइन में लिखो, पृथ्वी की आंतरिक संरचना, पृथ्वी की आंतरिक संरचना की जानकारी, पृथ्वी की आंतरिक संरचना की जानकारी दो स्रोतों से प्राप्त होती है, या दो स्रोत हटा दो, लिख दो भूकंप एवं ज्वालामुखी से प्राप्त होती है। पृथ्वी के आंतरिक संरचना की जानकारी भूकंप एवं ज्वालामुखी से प्राप्त होती है। पृथ्वी के आंतरिक संरचना की जानकारी भूकंप एवं ज्वालामुखी से प्राप्त होती है। हो गया। चैप्टर का नाम अब लिखोगे भूकंप या अर्थक्वेक। चैप्टर का नाम लिखना भूकंप। देखो इसके बारे में डिफिनीशन यही नजर आ रही होगी, भू का मतलब धरती, कंप का मतलब कांपना या वाइब्रेट करना। कंफर्म, जब पृथ्वी कांपने लगे तो उसे ही आप क्या कह रहे होते हो, भूकंप। तो हमें रीजन तलाशने होंगे। एक सिंपल सा क्वेश्चन लगातार टीवी में ऐड दिखाई जा रही होती है कि जब भूकंप आएगा तो बचाव के लिए क्या करोगे। जितने प्राइमरी स्कूल हैं हर जगह इंस्ट्रक्शन लिखी जाती है, भूकंप आने पर क्या करोगे, जमीन पर लेट जाओगे। और सादाबाद आप क्या करोगे, आप भी सेम ऊंचाई पर ही बैठे हुए, जितने ऊंचाई पर आगरा केबीसी है उतनी ऊंचाई पर सादाबाद केबीसी है। भूकंप आ जाए तो क्या करना चाहिए। देखो हमेशा इंस्ट्रक्शंस दिए जा रहे होते हैं। यूं ही दिल्ली में एक बार बात चल रही थी, क्योंकि उस समय दिल्ली में लगातार भूकंप के झटके नोटिफाइड हो रहे थे। तो कहा जाता है सबसे अच्छा ज्ञान मिलने का तरीका यह है कि अगर 5-7 लोग बैठकर बात कर रहे हो तो आप सुनो। सबसे पहले क्या करना चाहिए, सुनना चाहिए। मैं भी आराम से बैठकर सुन रहा था, तो एक सुप्रीम कोर्ट के वकील थे, 5-6 लोग और बैठे हुए थे, तो लोग आपस में डिस्कस कर रहे थे भूकंप आए तो क्या करना चाहिए, क्योंकि उस समय दिल्ली में कई भूकंप के झटके आ चुके थे। सब लोगों ने अपनी राय देनी शुरू की। सबसे विचित्र राय अंतिम में दी सुप्रीम कोर्ट में जो लॉयर थे। सबको लगा कि ये शायद सबसे अच्छी राय बताएं कि भूकंप आए तो क्या करना चाहिए। देखो उनकी राय क्या थी, हम सभी लोग उनके फ्लोर पे बैठे हुए थे, फर्स्ट फ्लोर पर। तो उन्होंने कहा जैसे भूकंप आएगा मैं तो अपने कमरे से छलांग लगा दूंगा। मैंने यार ये तो बड़ा अजीबोगरीब आपने उपाय बताया, क्या बिल्कुल डरने की बात नहीं है, इसलिए छलांग लगाऊंगा कि मेरे घर के सामने एमसीडी ने कूड़ा घर बना रखा है, अगर कूदूंगा तो कूड़े में जाकर गिरूंगा। मैंने हाँ ये तो बात सही है, ये कोई बचे न बचे वकील साहब जरूर बचेंगे बाद में केस देखने के लिए। बस वकील साहब का दिन खराब होना था। संयोग बस उसी रात को मीटिंग 12 बजे ऑफ हुई, रात को लगभग 2 बजे के लगभग एक भूकंप का झटका आ ही गया। जैसे भूकंप का झटका आया, क्योंकि वकील साहब डिस्कस करके सोए थे कि जैसे भूकंप आएगा मैं छलांग लगा दूंगा, उन्होंने सेम वही काम किया, बस एक गलती कर दी। छलांग लगाते समय एनर्जी ज्यादा लगा दी, कूड़े के आगे निकल गए। ठीक है, जब कूड़े के आगे निकल गए तो पूरे दिल्ली में मात्र एक शख्स था जो भूकंप से चोटिल था। ठीक है, उपाय लगाने हैं, ऊट पटांग उपाय नहीं लगाने हैं, वकील साहब सिर्फ चोटिल थे। ठीक, भूकंप आ रहा होता है तो कहा जाता है कोई मजबूत चीज हो तो आप उसके नीचे छुपने का प्रयास करो, इसलिए क्योंकि भूकंप आपको भागने का मौका नहीं दे रहा होता, क्योंकि पूरी धरती वाइब्रेट कर रही होती है। जब वाइब्रेट कर रही होती है तो हमेशा मजबूत चीजों के नीचे इसलिए छुपने की सलाह दी जाती है कि जब किसी वजह से जब भूकंप समाप्त होगा, अगर बिल्डिंग कोलैप्स हो चुकी है तो 1% अगर पॉसिबिलिटी हो तो सर्च अभियान में आपको निकाला जा सके। हो सकता है 8 दिन 10 दिन या 20 दिन में कोई मशीन पहुंच ही जाए, पहुंच गई तो ठीक है और नहीं पहुंची तो अंजाम तो पता ही है। ठीक है, तो हम चेक करना शुरू करें भूकंप आ क्यों रहा होगा।
पूरी अगर पृथ्वी की बात करें तो पूरी पृथ्वी प्लेट पर है। प्लेट का मतलब मैंने आपसे यह कहा कि पृथ्वी को यूं ले लें हम फुटबॉल की तरीके। क्लियर सी बात समझ में आई क्या? बैग में से देखो ऊपर, ठीक। 8 मेजर प्लेटेट्स है। तो हमें देखो चेक क्या करना है। अगर मैं थोड़े समय के लिए पृथ्वी की जगह तरबूज ले लूं, ठीक, जैसे आपने तरबूज लिया तो तरबूज के ऊपर की ग्रीन सीट देख रहे हो या नहीं, हरी कलर की सीट, उसके अंदर रेड कलर की चीज भरी हुई है, ठीक। तो आपको ग्रीन सीट की अगर मोटाई देखोगे तो बस इतनी नजर आ रही होगी। सेम पृथ्वी का कॉलम है कि इतनी मोटी सी परत, ये जो रेड कलर की चीज दिखाई दे रही है मैग्मा, इसके ऊपर तैर रही होगी। कंफर्म सी बात समझ में आई? ये प्लेट क्या कर रही हैं? मैग्मा के ऊपर तैर रही हैं या फ्लोट कर रही हैं। कंफर्म। साथ में देखो पृथ्वी का मुंह अगर यहां है तो पृथ्वी लगातार यूं घूम भी रही है या नहीं? अगर पृथ्वी घूम रही होगी तो ये प्लेटें एक दूसरे में टक्कर लगाएंगी, ठीक। जब टक्कर लगाएंगी तो देखो क्या होगा। किसी समय ऐसा था कि चीन यहां पर था, ये रहा तिब्बत, तो भारत यहां था। कंफर्म। जब भारत यहां दिखाई दे रहा और चीन यहां दिखाई दे रहा है तो बीच में एक समुद्र था जिसे कहा जाता था टेथिस सागर। क्या कहा जाता था? टेथिस सागर। देखो भारतीय प्लेट धीरे धीरे इस चीन वाले प्लेट की तरफ बढ़ेगी। जैसे इन दोनों के बीच टक्कर हो तो जो भारी प्लेट होगी वो नीचे जाएगी, जो हल्की प्लेट होगी वो ऊपर की तरफ उठेगी। कंफर्म। तो जैसे भारतीय प्लेट ने तिब्बत प्लेट के नीचे जाना शुरू किया तो ये वाला भाग उठना शुरू कर देगा। जब उठा तो यहां से लेकर यहां तक हिमालय पर्वत का निर्माण हो गया, जम्मू कश्मीर से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक। बात समझ में आई या नहीं? जब प्लेट नीचे की तरफ यूं जा रही थी तो रगड़ लगाते हुए जा रही होगी। कंफर्म। जब रगड़ लगाएगी तो वाइब्रेशन या कंपन होगा। कंफर्म। इसका मतलब प्लेटों की गति के कारण भूकंप की उत्पत्ति होती होगी। कोई डाउट यहां तक? प्लेटों की गति के कारण पृथ्वी पर किस चीज की उत्पत्ति होती है? भूकंप की। आज से जो 2-4-6 साल पहले जो नेपाल भूकंप आया था, नेपाल भूकंप में क्या हुआ कि भारत की बाउंड्री 6 फीट कम हो गई। तो भारत की ये बाउंड्री गई कहां? इस प्लेट के नीचे। भारत की जो 6 फीट बाउंड्री थी कहां चली गई? तिब्बत प्लेट के नीचे चली गई। जब 6 फीट तक रगड़ लगाते हुए यह प्लेट जा रही थी तो वाइब्रेशन या कंपन होगा या नहीं? पूरे हिमालय के रीजन में भूकंप महसूस किया गया। इसके साथ साथ जितना हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार और पूरे असम के इलाके तक लेते हुए पूरे उत्तर भारत में भूकंप के झटके महसूस किए गए, क्योंकि प्लेट क्या कर रही थी? मोशन या गति कर रही थी। तो दो प्लेटें आपस में टकराएं या एक दूसरे से दूर हटें, कंफर्म, या एक दूसरे पर रगड़ लगाएं। क्लियर सी बात समझ में आई? अगर एक लाइन में देखूं भूकंपों की उत्पत्ति क्यों होती है तो प्लेटों की गति के कारण। कंफर्म सी बात समझ में आई? पृथ्वी पर भूकंपों की उत्पत्ति प्लेटों की गति के कारण होती है। फर्स्ट लाइन लिखना। पृथ्वी पर भूकंप की उत्पत्ति प्लेटों की गति के कारण प्लेटों की गति के कारण होती है। अगर प्लेटों की गति के कारण हो रही तो हमें यह देखना होगा कि प्लेटें कितने प्रकार की गति करती होंगी। कंफर्म। तो नेक्स्ट हेडिंग में लिखना प्लेटों की गति। प्लेटों की गति नेक्स्ट हेडिंग में ही आप लिखना। प्लेटों की गति में जो सबसे पहला हम देखेंगे ए नंबर पर, देखो पहला तरीका क्या हो, अगर दो प्लेटें एक दूसरे की ओर आए। क्लियर सी बात समझ में आई? देखो दो प्लेटें अगर एक दूसरे की ओर आ रही हो तो इन्हें हम कहते हैं प्लेटों की अभिसरण गति। कौन सी गति कहते हो? प्लेटों की अभिसरण गति या कन्वर्जेंस ऑफ प्लेट। ठीक। तो जो मुझे पहली गति दिखाई देगी इसका नाम मैं लिखूंगा प्लेटों की अभिसरण गति। प्लेटों की अभिसरण गति।
या कन्वर्जेंस ऑफ प्लेट, प्लेटों की अभिसरण गति या कन्वर्जेंस ऑफ प्लेट। क्लियर? देखो चेक करें, एक प्लेट तो ये थी, दूसरी प्लेट इस तरफ लें, अगर इनकी गति के बारे में देखें, देखो एक इस तरफ आ रही और दूसरी इस तरफ। कंफर्म? जैसे ये टकराएं तो जो हल्की प्लेट होगी वो नीचे की तरफ जाना शुरू कर देगी। ठीक, जब नीचे की तरफ जाना शुरू कर दे तो यहां भूकंप की पॉसिबिलिटी बनेगी। क्लियर सी बात समझ में आई या नहीं? ऐसा लगता है जब दो प्लेटें एक दूसरे की ओर बढ़ती हैं तो प्लेटों की इस गति को हम प्लेटों की अभिसरण गति या कन्वर्जेंस ऑफ प्लेट कहते हैं। पहला तरीका समझ में आया या नहीं? ठीक, इसके कारण भी भूकंप की उत्पत्ति होगी। तो पहला तरीका तो ये देखा। दूसरा तरीका चेक करें, बी नंबर पर, जब प्लेटें एक दूसरे से दूर हटें, ऐसा भी तो हो सकता है या नहीं? एक सिंपल सी बात देखो, अगर मैं कहूं तीन प्लेट, एक ये रही, ठीक, मान लो कि ये दो प्लेट और एक यहां है, इस बीच वाले प्लेट को देखूं, अगर ये वाली प्लेट इसकी ओर बढ़ रही है तो इस वाली प्लेट से दूर हट रही है या नहीं? कंफर्म? इसका मतलब प्लेटें एक दूसरे से दूर भी हटती होंगी। ये चीज आपको दिखाई देती है अटलांटिक ओशन में। अटलांटिक ओशन में प्लेटें एक दूसरे से दूर हट रही हैं तो धरती के नीचे से लावा निकलता होगा। जब ज्वालामुखी विस्फोट करता है तो लावा निकलता है या नहीं? अटलांटिक ओशन में ये प्लेटें एक दूसरे से दूर हट रही हैं तो लावा निकलकर बार बार ठंडा होता है। तो इस समुद्र के नीचे लगभग 4-6 हजार किलोमीटर लंबी एक पर्वत श्रृंखला का निर्माण हो गया है। ठीक, क्योंकि प्लेट दूर हट रही है तो लावा निकलता और ठंडा हो जाता है। इसका मतलब समुद्र के अंदर भी आपको एक पर्वत दिखाई दे रहा होगा। अब आप जा रहे थे समुद्र में और अचानक आपको कोई द्वीप दिखाई दिया कि ये तो द्वीप है, ऐसा तो नहीं ये पहाड़ का सर है। क्लियर सी बात समझ में है या नहीं? मुझे तो लगता है ये पहाड़ का सिर होगा जिसे आपने द्वीप समझा। किस वजह से निर्माण हो रहा था? क्योंकि प्लेटें एक दूसरे से दूर हट रही थी। ठीक, जब प्लेटें एक दूसरे से दूर हटे तो हम इन्हें कहते हैं प्लेटों की अपसरण गति या डाइवर्जेंस ऑफ प्लेट। कंफर्म? नेक्स्ट में सारी चीजें बताऊंगा। अभी पृथ्वी की सतह पर भूकंप ला रहा हूं, समुद्र के अंदर बिल्कुल नहीं लाया मैंने। जब समुद्र के अंदर भूकंप लाऊंगा तो सुनामी भी आएगी। अभी धरती पर करते हैं। ठीक है, दूसरी देखें, बी नंबर पर प्लेटों की अपसरण गति। या डाइवर्जेंस ऑफ प्लेट। इस डाइवर्जेंस ऑफ प्लेट में अगर दो प्लेट यूं दिखाकर इनका डायरेक्शन ही यूं दिखा दें, देखो एक का मुंह पूर्व की तरफ दिखाई दे रहा है, दूसरे का मुंह पश्चिम की तरफ। देखो दोनों दो डायरेक्शन में जा रही है या नहीं? तो यहां पर अगर मुझे लिखना हो तो क्या लिख सकता हूं? जब दो प्लेटें एक दूसरे से विपरीत दिशा में गति करती हैं तो प्लेटों की इस गति को हम क्या कहते हैं? अपसरण गति। कंफर्म हो यहां तक? यहीं से क्वेश्चन पूछूं, दो गाय हैं, एक का मुंह पूर्व की तरफ है और दूसरी का मुंह पश्चिम की तरफ। एक ही बर्तन में दोनों खाना कैसे खाएंगी? देखो एक पूर्व एक पश्चिम। क्लियर सी बात समझ में आ रही है? दो गाय हैं, एक का मुंह पूर्व की तरफ है और एक का मुंह पश्चिम की तरफ। एक ही बर्तन में दोनों खाना कैसे खाएंगी? सादा बात, दोनों एक ही साइड से आ रही हैं। हाँ, एक का मुंह पूर्व की तरफ है और एक का मुंह पश्चिम की तरफ है। कमाल है यार। ये रहा बर्तन, मैं इसका मुंह इधर कर दूं पूर्व की तरफ और इसका मुंह इधर कर दूं, हो गया है नहीं पूर्व या पश्चिम? मतलब लगाओगे? ठीक है भाई, यूं करोगे तो पूर्व पश्चिम ही मुंह है या नहीं? ऐसा थोड़ी करोगे कि बीच में रख दिया बर्तन, मैंने कहा एक का मुंह पूर्व बांधना एक का पश्चिम, तो एक का उधर बांधा एक का उधर।
कह दो जैसे खाना हो खा लेना, मुझसे मतलब नहीं, कहा गया था एक का पूर्व बांधना है, एक का पश्चिम। भाई एक को इधर बांध दो, इसका इधर का मुंह हो जाए, इसे इधर बांध दो, इसका मुंह इधर को हो जाए, तो भी तो पूर्व पश्चिमी है या नहीं? ठीक। जब अपोजिट डायरेक्शन में गति करेंगी तो आप इसे क्या कहोगे? प्लेटों की अपसरण गति। दो गति समझ में आई या नहीं? तो यहां पर हमने दो गति के केस में क्या देखा? एक बार तो एक दूसरे की ओर आ रही थी, दूसरी बार क्या देखा? जब एक दूसरे से दूर हट रही थी। तीसरा तरीका देखो, एक दूसरे से रगड़ भी लगा सकती है या नहीं? एक इधर जा रही हो और एक इधर जा रही हो, कंफर्म? एक तो एक दूसरे की ओर आई या एक दूसरे से दूर हटी। ऐसा भी तो हो सकता है एक इधर जा रही हो और दूसरी इधर आ रही हो, एक दूसरे पे रगड़ लगा सकती हैं यूं। इसे कहते हैं ट्रांसफॉर्म ऑफ प्लेट। ठीक, हिंदी इसकी ढूंढ लूंगा क्या कहते हैं। प्लेट की जो तीसरी गति होगी, ये बना चुके हो? ठीक है, सादा बात, आप बना चुके हो? थर्ड नंबर पर ओके। इसे लाइन में लिखाना जरूरी तो नहीं है, समझ रहे हो या नहीं? जब दो प्लेटें एक दूसरे की ओर आती हैं तो प्लेटों की अभिसारी गति या अभिसरण गति। ठीक, जब प्लेटें एक दूसरे से दूर जाएं तो अपसरण गति, ठीक, या अपसारी गति भी लिख देता है। अपसरण को अपसारी लिख सकता है या नहीं? और अभिसरण को अभिसारी गति लिख सकता है। ठीक, अगर अभिसारी गति लिख दे तो भी आपको क्या समझना है? अभिसरण गति। अपसारी गति लिख दे तो आपको क्या समझना है? अपसरण गति। कंफर्म? थर्ड नंबर पर आप लोग फिगर प्लॉट कर चुके सादाबाद? ओके। सी नंबर पर जो तीसरा तरीका होगा प्लेटों की गति करने का, ट्रांसफॉर्म ऑफ प्लेट। अब मैं देख लूंगा कि ट्रांसफॉर्म को हिंदी में क्या कहते हैं। ठीक, इसमें एक प्लेट यूं बनाना जिसकी गति हम ऊपर की ओर दिखा दें, और दूसरी प्लेट जो इससे ज्वाइंट दिखाई दे रही हो उसकी गति इस तरफ कर दें। कंफर्म? जब ये एक दूसरे पर रगड़ लगाएंगी तो भूकंप की उत्पत्ति हो सकती है। तीसरे नंबर पर ट्रांसफॉर्म ऑफ प्लेट। कंफर्म? हमने शुरुआत कहां से की थी? सीधा सा पॉइंट ये लिखा था कि प्लेटों पर, पृथ्वी पर प्लेटों की गति के कारण भूकंप की उत्पत्ति होती है। कंफर्म? तो नेक्स्ट पॉइंट हमें क्या दिखाई दिया? प्लेटें तीन प्रकार से गति करती होंगी। कंफर्म? किसी को यहां तक कोई डाउट? नेक्स्ट पॉइंट में देखना शुरू करते हैं। जब इन प्लेटों की गति के कारण भूकंप उत्पन्न हो रहा हो तो आपसे देखो डायरेक्ट क्वेश्चन क्या पूछेगा कि भूकंप की उत्पत्ति कहां होती है। तो एक बात हमेशा याद रखना, पृथ्वी के सतह के नीचे। क्लियर सी बात समझ में आई? भूकंप की उत्पत्ति हमेशा कहां होगी? पृथ्वी की सतह के नीचे भूकंप की उत्पत्ति होगी। क्लियर? अब जरा हम चेक करना शुरू करें। सपोज करो अगर ये पृथ्वी है, प्लेटों ने गति की होगी। मान लेता हूं कि यहां पर आगरा शहर हो, तो बिल्डिंग्स तो यहीं पर होनी चाहिए। क्लियर? और जब भी भूकंप आएगा पृथ्वी की सतह के नीचे आएगा या नहीं? अगर भूकंप यहां उत्पन्न हुआ, क्लियर सा पॉइंट समझ में आया नहीं? भूकंप जिस बिंदु पर उत्पन्न होता हो, फिर नेक्स्ट चीज चल चेक करो यहां से, जब भूकंप उत्पन्न हुआ तो ये भूकंप की तरंगे पृथ्वी की सतह तक आएंगी या नहीं? तो सबसे पहले तो यही पहुंचेंगी। बढ़ी ये इस तरफ भी थी, इस तरफ भी, लेकिन सबसे ज्यादा नजदीक तो यही हिस्सा होना चाहिए। ठीक, तो ये वाला हिस्सा जो नजर आता है ये पृथ्वी की सतह है या नहीं?
कंफर्म। अब यहां से चेक करना शुरू करो। आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन ये पूछे कि जिस बिंदु पर भूकंप की उत्पत्ति होती है, यह बिंदु नजर आया या नहीं? अगर यहां पर भूकंप की उत्पत्ति हुई है तो इस बिंदु को कहते हैं फोकस या केंद्र। क्या कहेंगे? तो डायरेक्ट क्वेश्चन अगर यह पूछे कि भूकंप की उत्पत्ति जिस बिंदु पर होती है उसे हम क्या कहेंगे? फोकस या केंद्र। दूसरा पॉइंट चेक करो, भूकंप की तरंगें यहां आगरा तक पहुंची होंगी, ठीक? तो हमें यह चेक करना है कि पृथ्वी की सतह पर सबसे पहले जहां पहुंचेंगी, पहुंच तो हर जगह रही होंगी, लेकिन हमें देखना है सबसे पहले कहां पहुंची। जिस बिंदु पर सबसे पहले पहुंचेंगी उसे हम कहते हैं अधिकेंद्र। क्या कहोगे? अधिकेंद्र, और इंग्लिश में इसे ही कहते हैं एपी सेंटर। क्या कहोगे? एपी सेंटर। क्लियर यहां तक बात? ठीक। अब अगर मैं लाइन में लिखना चाहूं तो पहली लाइन ये लिख सकता हूं, भूकंपों की उत्पत्ति पृथ्वी की सतह के नीचे होती है। ठीक, लाइन वाइज लिखना शुरू करना। भूकंप की उत्पत्ति पृथ्वी की सतह के नीचे, भूकंप की उत्पत्ति पृथ्वी की सतह के नीचे, पृथ्वी की सतह के नीचे जिस बिंदु पर होती है भूकंप की उत्पत्ति पृथ्वी की सतह के नीचे जिस बिंदु पर होती है उस बिंदु को भूकंप का केंद्र, उस बिंदु को भूकंप का केंद्र या फोकस कहते हैं। उस बिंदु को भूकंप का केंद्र या फोकस कहते हैं। हो गया? नेक्स्ट पॉइंट में, अब नेक्स्ट पॉइंट में हमें क्या चेक करना है? भूकंप की तरंगें सर्वप्रथम पृथ्वी की सतह के जिस बिंदु पर पहुंचती होंगी। कंफर्म। नेक्स्ट लाइन में लिखना, भूकंपीय तरंगें, भूकंपीय तरंगें पृथ्वी की सतह, भूकंपीय तरंगें पृथ्वी की सतह के जिस बिंदु पर, भूकंपीय तरंगें पृथ्वी की सतह के जिस बिंदु पर सबसे पहले पहुंचती हैं, सबसे पहले पहुंचती हैं, उस बिंदु को, भूकंपीय तरंगें पृथ्वी की सतह के जिस बिंदु पर सबसे पहले पहुंचती हैं उस बिंदु को अधिकेंद्र, उस बिंदु को अधिकेंद्र या एपी सेंटर, उस बिंदु को अधिकेंद्र या एपी सेंटर कहते हैं। हो गया? कोई डाउट किसी को? इसका मतलब अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ोगे तो क्या लिखा होता है? भूकंप का अधिकेंद्र आगरा था। अगर सबसे पहला झटका इसने यहां लिया होगा, जैसे कुछ दिन पहले जब भूकंप आया तो सबसे पहला झटका फरीदाबाद में रिकॉर्ड किया गया, तो भूकंप का अधिकेंद्र कहां था? फरीदाबाद। हमेशा लिखेगा अधिकेंद्र या एपी सेंटर। कंफर्म। तो इन दोनों के बीच का गैप समझ में आया या नहीं, कि कब अधिकेंद्र शब्द इस्तेमाल करना और केंद्र शब्द कब इस्तेमाल करना होगा। नेक्स्ट चीजें चेक करते हैं। मैं ये दो पेन लेता हूं। कंफर्म। इस पेन पर मैं कागज पहले पेस्ट करूं और पेस्ट करने के बाद कागज को इस पर लपेटना शुरू कर दूं यूं। ठीक, कागज लपेटा जा सकता है या नहीं? मैंने इतना कागज लपेट लिया। जब मैंने इस पर इतना कागज लपेट लिया तो कागज का एक सिरा पकड़ूं और इस पेन पे लाकर चिपका दूं। किया जा सकता है या नहीं? और चिपकाने के बाद यहां पर एक छोटी सी मोटर लगा दी। जब मोटर लगा दी तो ये इस पेन ने भी घूमना शुरू कर दिया।
जब ये पेन घूमना शुरू करे तो इस वाले कागज को लपेटना शुरू कर देगा। क्लियर सी बात समझ में आई? ये वाला पेन घूमे और इस वाले पेन पे जो कागज लिपटा हो वो इसमें लपेटना शुरू कर दे। और इसके ऊपर अगर मैं एक मार्कर खोल के यूं लगा दूं तो देखो इस पेन पर, इस कागज पर एक सीधी लाइन बन रही होगी या नहीं? क्लियर सी बात समझ में आई? इस चीज को यहां करके देखूं, जैसे मैंने ये एक कागज लिया, यही कह रहा था या नहीं? इस कागज के इस सिरे को तो मैंने लपेट रखा था, दूसरा सिरा दूसरे पेन से जोड़ दिया था या नहीं? ठीक। और जब इस सिरे ने चलना शुरू किया तो इस वाले कागज को लपेटना शुरू कर दिया होगा। ठीक। अब अगर मैं इस पर एक मार्कर लगा दूं तो देखो मार्कर से इस पर सीधी लाइन बन रही होगी। अचानक भूकंप आए तो देखो लाइन यूं होगी। जब तक भूकंप के झटके रहेंगे और जितने स्ट्रांग रहेंगे लाइन भी वैसी बनेगी, और जैसे भूकंप का झटका समाप्त होगा, बात समझ में आई या नहीं? ठीक। अगर यूं आपने भूकंप को रिकॉर्ड किया, आपने भूकंप को क्या किया है? रिकॉर्ड किया है। जब रिकॉर्ड कर लिया तो देखना आप 9th या 10th में ग्राफ बनाते थे या नहीं? आज भी बनाते हो। जब मैथ का सवाल पढ़ते हो तो देखो क्या करोगे, यूं बनाओगे, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। कहते हो राम अपने घर से 5 किलोमीटर उत्तर गया, फिर दाहिने मुड़कर 3 किलोमीटर गया। आपने 8 किलोमीटर इसे चला दिया या नहीं? रियल क्या ये 8 किलोमीटर दूरी है? ये देखो मैंने हाथ रख दिया। क्या ये 8 किलोमीटर की दूरी 4 उंगलियों से ढकी जा सकती है? नहीं ढक सकता ना। आपने ग्राफ बनाया होगा, ये भी ग्राफ है या नहीं? क्लियर सी बात समझ में आई? ये भी क्या नजर आता है? ग्राफ नजर आता है। तो डायरेक्ट देखो इस ग्राफ पर हमने किसको रिकॉर्ड किया है? भूकंप को। तो देखो इसी ग्राफ का नाम पड़ता है सिस्मोग्राफ। क्या कहते हो इसे? सिस्मोग्राफ। पूछे सिस्मोग्राफ पर क्या किया जाता है तो भूकंप को रिकॉर्ड करते हैं। सिंपल सा सब तो हमें यही दिखाई दिया कि सिस्मोग्राफ पर भूकंप रिकॉर्ड। क्लियर? देखो यहां सिस्मो शब्द दिखाई दिया। ठीक। तो देखो सिस्मो से एक शब्द आपको और दिखाई देगा। मैं लिख दूं सिस्मोलॉजी। क्या लिख दूं? जैसे देखो बायोलॉजी, लॉजी शब्द लॉगोस से बना है, मीन्स अध्ययन करना। ठीक। यहां पर भी लॉजी जोड़ दिया या नहीं? तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है भूकंपों का अध्ययन किसमें किया जाता है? तो भूकंपों का अध्ययन सिस्मोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। कंफर्म? तो सिस्मोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन? भूकंप का अध्ययन। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे? भूकंप का अध्ययन, सिस्मोलॉजी। ठीक। भूकंप जिस यंत्र पर रिकॉर्ड किया जाएगा, मैंने ये जो बनाया ये एक यंत्र है या नहीं? एक मशीन। मशीन को हिंदी में क्या कहते हो? यंत्र। तो मुझे एक यंत्र दिखाई दिया, ये सिस्मोग्राफ। आप इसमें एक मोटर लगा रहे थे, पेन लगा रहे थे, रोल कर रहा था, तो मशीन चल रही थी या नहीं? तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भूकंप किस यंत्र पर रिकॉर्ड किया जाता है? तो जवाब क्या होना चाहिए? सिस्मोग्राफ। भूकंप का अध्ययन किस में किया जाता है? सिस्मोलॉजी। कंफर्म? नेक्स्ट चीज चेक करो। तो जब भी न्यूज़पेपर में चीज आती है तो बताता है भूकंप की तीव्रता रिएक्टर स्केल पर इतने पॉइंट इतने थी, बता रहा होता है या नहीं? स्केल का मतलब क्या हो जरा देखो। तो अगर मैं इस पेन को एक स्केल मान लूं तो इस स्केल पर क्या होगा? 0, 0 के बाद 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, यू लाइन बनी होंगी या नहीं? ठीक। आप ये समझ लो कि मेरे हाथ में जो पेन है ये पेन ना होकर एक स्केल है। इस स्केल का ही नाम है रिएक्टर स्केल। अब यहां से भूकंप की तीव्रता नापूं, जैसे नापी तो जहां पर जो क्रम दिखाई दे, देखो ये 9 नंबर वाली लाइन है, तो इसका मतलब यहां तो रिएक्टर स्केल पे 9 दिखाई दी भूकंप की तीव्रता। ठीक। नीचे उतरूं, देखो 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0 हो सकते या नहीं? अब आपसे ये पूछे कि भूकंप की तीव्रता किस पर नाप रहे थे? रिएक्टर स्केल पर। ठीक। इसी से तो आपने नापा कितना मजबूत भूकंप था। 6 से 7 के बीच में होगा तो कुछ रहा होगा 6 पॉइंट समथिंग, 6.3, 6.4, 6.5 हो सकता है या नहीं? तो जरा देखा जाए
कि आपने ये देखा कि भूकंप किस पर रिकॉर्ड किया जाए, तो सिस्मोग्राफ पर। पूछा जाए भूकंप की तीव्रता या इंटेंसिटी, क्या चीज? तीव्रता, कि कितना मजबूत भूकंप था। जब आपसे कहे भूकंप की तीव्रता किस पर नापी जाती है, तो आपको जवाब क्या देना है? रिएक्टर स्केल। क्लियर सी बात समझ में आई या नहीं? भूकंप की तीव्रता रिएक्टर स्केल पे मापते हैं। और अभी मैंने तीव्रता जब माप रहा था तो रिएक्टर स्केल पर पैमाना कितने से कितने के बीच बताया? 0 से लेकर 9 के बीच। कंफर्म सी बात समझ में आई? तो डायरेक्ट क्वेश्चन ये पूछता है कि रिएक्टर स्केल में मापक कितने से कितने के बीच होगा? 0 से लेकर 9 के बीच। रिएक्टर स्केल पर मापक 0 से 9 के बीच। यार कितना शोर हो रहा है, इसे बंद ही कर दो। रिएक्टर स्केल पर तीव्रता हम किस में नापेंगे? सॉरी, भूकंप की तीव्रता किस पे नापेंगे? रिएक्टर स्केल पर। रिएक्टर स्केल पे मापक कितना दिखाई दिया? 0 से 9 के बीच। अब यहां पर एक खास पॉइंट नोटिफाइड करना, इसका मतलब 0 मतलब भूकंप नहीं है। अब 0 से आगे बढ़ूं, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, यही मापक था या नहीं? हमेशा याद रखना, देखो आपसे क्या लिखता है कि भूकंप की तीव्रता 3 रिएक्टर पे थी या 4 रिएक्टर पे थी, कह रहा होता या नहीं? या 2 रिएक्टर समथिंग थी, 2.7 रिएक्टर का भूकंप था, कह रहा होता या नहीं? हमेशा याद रखना, प्रत्येक अगली इकाई पिछले से 10 गुना अधिक शक्तिशाली होगी। मतलब 2 रिएक्टर पे जो भूकंप आया था उसके बाद अगर 3 रिएक्टर पे आ गया तो 3 रिएक्टर वाला भूकंप इससे कितने गुना ज्यादा शक्तिशाली था? 10 गुना अधिक शक्तिशाली। कंफर्म? अब 3 रिएक्टर पे आ लिया और अगली बार 4 रिएक्टर पे आ गया तो ये 4 रिएक्टर वाला 3 वाले से कितने गुना अधिक शक्तिशाली है? 10 गुना अधिक शक्तिशाली। बात समझ में आई या नहीं? इसका मतलब रिएक्टर स्केल में प्रत्येक अगली इकाई पिछले से 10 गुना अधिक शक्तिशाली होती है। कंफर्म हो? लाइन में लिखा दूं अब इसे? ठीक है, लाइन में लिखना शुरू करना। भूकंपों का अध्ययन, भूकंपों का अध्ययन सिस्मोलॉजी, भूकंपों का अध्ययन सिस्मोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। भूकंपों का अध्ययन सिस्मोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। हो गया? क्या ट्रांसमिशन रुक गई? सादा बात। ठीक है, देख लो। वैसे अब 5-10 मिनट क्लास बची है, आप ऐड करते रहना, मैं लिखा देता हूं, देख लूं। ओके, ये वाला पॉइंट हम मेंशन कर चुके। दूसरे पॉइंट में क्या लिखेंगे? भूकंप को जिस यंत्र पर रिकॉर्ड किया जाता है उसे सिस्मोग्राफ कहते हैं। नेक्स्ट लाइन लिखना, भूकंप को सिस्मोग्राफ नामक यंत्र पर रिकॉर्ड किया जाता है। भूकंप को सिस्मोग्राफ, भूकंप को सिस्मोग्राफ नामक यंत्र पर रिकॉर्ड किया जाता है। नेक्स्ट लाइन, भूकंप की तीव्रता रिएक्टर स्केल पर मापी जाती है। भूकंप की तीव्रता रिएक्टर स्केल पर मापी जाती है।
रिएक्टर स्केल पर मापी जाती है। कंफर्म। एक अन्य मापक और भी है, हमें रिएक्टर स्केल मिल गया या नहीं? एक स्केल और होती है मार्कोनी स्केल। क्या नाम है? मार्कोनी स्केल। मार्कोनी एक शख्स था जिसने रेडियो तरंगों के बारे में सर्च कर रखी थी। तो मैक्सिमम हम किससे नाप रहे होते हैं? रिएक्टर स्केल से। लेकिन अगर पूछे मार्कोनी स्केल किसके लिए प्रयोग किया जाता है, तो इससे भी भूकंप नापे जाते हैं। कंफर्म। कहीं ब्रैकेट में लिख सकते हो, उसी के आगे लिख लेना, मार्कोनी स्केल से भी भूकंप की तीव्रता नापी जाती है। मार्कोनी स्केल से भी भूकंप की तीव्रता या इंटेंसिटी मापी जाती है। बस इसका इंपॉर्टेंस इतना ही है मार्कोनी स्केल का। कंफर्म। नेक्स्ट पे हम रिएक्टर पर ही आ जाएं। रिएक्टर स्केल पे मापक 0 से लेकर 9 के बीच। नेक्स्ट लाइन में लिखना, रिएक्टर स्केल पर मापक, रिएक्टर स्केल पर मापक 0 से 9 के बीच होते हैं। यह एक गणितीय मापक है, मिस मैथमेटिकल कैलकुलेशन है ये। यह एक गणितीय मापक है, यह एक गणितीय मापक है। हो गया। नेक्स्ट लाइन में, नेक्स्ट लाइन में किस बात का जिक्र करोगे? रिएक्टर स्केल पर प्रत्येक अगली इकाई पिछले से 10 गुना अधिक शक्तिशाली होती है। नेक्स्ट लाइन में लिखना, रिएक्टर स्केल पर, रिएक्टर स्केल पर प्रत्येक अगली इकाई, रिएक्टर स्केल पर प्रत्येक अगली इकाई पिछले से 10 गुना अधिक शक्तिशाली ओके। आप लोगों का कहां से ड्रॉप हुआ था ये बता दो। आप लोगों ने जहां तक कर रखा हो वो बता दो मुझे। अच्छा ठीक है। मैंने आपसे ये बताया था कि अगर हमने एक कागज ले लिया, ठीक, कागज को इस तरफ मैंने ढेर सारा कागज यहां लपेट लिया इस पेन पर, और इस कागज का एक सिरा लाकर यहां चिपका दूं। कंफर्म। और इसमें एक मोटर लगा दूं तो ये मोटर यूं चलना शुरू कर देगी या नहीं? जब चलना शुरू कर दे तो इस वाले कागज को इस पर लपेटना शुरू कर देगी, और इसके ऊपर एक मार्कर ओपन करके लगा दो तो देखो एक सीधी लाइन बन रही होगी इस कागज पर। सेम काम देखो यहां पर, ये कागज मैंने यहां ले लिया और इस मार्कर को यूं लगा दिया तो एक सीधी लाइन बन रही थी, लेकिन जैसे भूकंप आया तो ये लाइन भी यूं करना शुरू कर गई। तो ये भूकंप रिकॉर्ड हो रहे हैं। तो अगर पहली लाइन कहे भूकंप किस यंत्र पर रिकॉर्ड किया जाता है, तो सिस्मोग्राफ। ठीक, लाइन वाइज लिखते चलो। भूकंप को सिस्मोग्राफ नामक यंत्र पर रिकॉर्ड किया जाता है। यहां तक लिख चुके हो? लिखो, भूकंप को सिस्मोग्राफ, भूकंप को सिस्मोग्राफ नामक यंत्र पर रिकॉर्ड किया जाता है। भूकंप को सिस्मोग्राफ नामक यंत्र पर रिकॉर्ड किया जाता है। नेक्स्ट लाइन, भूकंपों का अध्ययन, यहां पर लिखा होगा सिस्मोलॉजी। भूकंपों का अध्ययन सिस्मोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। भूकंपों का अध्ययन सिस्मोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। भूकंपों का अध्ययन सिस्मोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। नेक्स्ट लाइन, भूकंप की तीव्रता, भूकंप की तीव्रता रिएक्टर स्केल, भूकंप की तीव्रता रिएक्टर स्केल पर मापी जाती
है भूकंप की तीव्रता रिएक्टर स्केल पर मापी जाती है। रिएक्टर स्केल ये लिखा हुआ है, भूकंप की तीव्रता रिएक्टर स्केल पर मापी जाती है। नेक्स्ट लाइन में लिखना, रिएक्टर स्केल पर मापक, रिएक्टर स्केल पर मापक 0 से 9 के बीच होते हैं। रिएक्टर स्केल पर मापक 0 से 9 के बीच होते हैं। हो गया। देखो इस 0 से 9 के बीच का मतलब क्या होगा। जैसे मैंने 0 से लेकर 9 तक की ये लाइन बना दी, तो आप अक्सर न्यूज़पेपर में देखोगे कि भूकंप आया तो उसकी तीव्रता रिएक्टर पैमाने पर 3 थी, या रिएक्टर पैमाने पर 4 का भूकंप था, या रिएक्टर पैमाने पर 5 का भूकंप था। इसका मतलब क्या हो, प्रत्येक अगली इकाई, जैसे 5 रिएक्टर पे भूकंप आया, उससे पहले 4 रिएक्टर पे आया था, तो एक हमें ध्यान देना होगा, प्रत्येक अगली इकाई पिछले वाले से 10 गुना अधिक शक्तिशाली होती है। इसका मतलब अगर 2 रिएक्टर पे भूकंप आया, अगली बार 3 रिएक्टर पर आया, तो ये 3 वाला इस 2 वाले से 10 गुना अधिक शक्तिशाली है। अगर 3 रिएक्टर पे भूकंप आया और अगली बार 4 रिएक्टर पर आया, तो ये 4 रिएक्टर वाला इस 3 वाले से 10 गुना अधिक शक्तिशाली होगा। तो नेक्स्ट लाइन में लिखना, रिएक्टर स्केल पर प्रत्येक अगली इकाई, रिएक्टर स्केल पर प्रत्येक अगली इकाई पिछले से 10 गुना अधिक, पिछले से 10 गुना अधिक शक्तिशाली होती है। ओके, शायद नेक्स्ट क्लास आप लोगों की मैथ की है। ठीक है, मैथ एंजॉय करिए, और कल जो इसमें का